मोहनीश पाबराय जो कि एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं, जिनकी यदि बुक सेल्फ की बात करें तो लगभग 350 बुक्स केवल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के एलोकेशंस पर हैं। जिन्होंने लंच किया वॉरेन बफेट के साथ, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक डाटा नेटवर्किंग जॉब और उसके बाद एंटरप्रेन्योर और उसके बाद एक इन्वेस्टर बन करके, जो कि आज की डेट में हैंडल करते हैं 637 मिलियन यूएस डॉलर्स को, जिन्होंने अपनी बुक्स को पब्लिश किया और मिलियंस में उनकी कॉपीज बिकी हैं बुक्स की। और उन सब के साथ इन्होंने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया दक्षिणा फाउंडेशन के थ्रू। तो आइए इनकी इस जर्नी को जानते हैं कि कैसे इन्होंने इन सब चीजों को अचीव किया और इसके साथ ही कैसे ये एक फ्री लंच पोर्टफोलियो है उसको भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये देते हैं 15 स्टॉक हर साल और उनके अंदर इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी कि हम उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाए अपने बिहाफ से रिसर्च करते हुए। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मोहनीश पाबराय, इनका जन्म हुआ 12 जून 1964 को। मुंबई में ही ये बड़े हुए और उसके बाद हायर एजुकेशन 12th के बाद इन्होंने यूएस के अंदर शिफ्ट हुए क्लेमसन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए। इन्होंने अपने कॉलेज के डेज में भी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाए और इसके बाद इन्होंने जॉब स्टार्ट की एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेलब्स के साथ में। 1986 से 1991 तक लगभग 5 साल इन्होंने जॉब की, जिनमें से इन्होंने 3 साल किया काम स्पीड डाटा नेटवर्किंग ग्रुप का और उसके बाद 2 साल तक ये टेलब्स के ही इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहे। उसके बाद 1991 में इन्होंने लॉन्च की अपनी खुद की आईटी कंसल्टिंग फर्म, जिसका नाम इन्होंने रखा टांसटेक। इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की $1 लाख की। $1 लाख में से इन्होंने खुद से इन्वेस्ट किए थे 30,000 यूएस डॉलर को और क्रेडिट कार्ड से डेब्ट लिया इन्होंने 70,000 यूएस डॉलर्स का। और उसके केवल 8 साल बाद 1999 के अंदर ही इन्होंने अपनी कंपनी टांसटेक को सोल्ड किया 2 करोड़ यूएस डॉलर के अंदर। मतलब इन्होंने 200 गुना प्रॉफिट अर्न किया टांसटेक को सोल्ड करके केवल 8 साल में। $1 लाख से 2 करोड़ डॉलर जो इन्होंने सोल्ड किया 1999 में। इस टाइम के दौरान ये काफी इंस्पायर्ड रहे हैं वॉरेन बफेट के साथ में। ये रेगुलरली जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं उनको स्टडी किया इन्होंने और एक तरीके से इन्होंने बिल्कुल कॉपी किया जो वॉरेन बफेट हैं उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को। इन्होंने देखा कि उन्होंने कैसे हेज फंड की स्टार्ट की और उसी को देखते हुए उन्होंने भी 1999 में एक हेज फंड स्टार्ट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया पाबराय इन्वेस्टमेंट हेज फंड। इन्होंने पाबराय इन्वेस्टमेंट हेज फंड स्टार्ट किया था केवल 1 मिलियन यूएस डॉलर से और 2021 के अंदर इन्होंने अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज कर लिया था 188 मिलियन यूएस डॉलर तक, 1 मिलियन यूएस डॉलर से। और साथ में ये मैनेज करते हैं हेज फंड के अंदर लगभग 637 मिलियन यूएस डॉलर्स। जो अदर क्लाइंट्स हैं उनके भी, किसी भी क्लाइंट को पाबराय इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 25 लाख यूएस डॉलर होने चाहिए रिक्वायरमेंट है और उसके साथ ही 50 लाख डॉलर उनकी नेट वर्थ जरूर होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके हेज फंड में इन्वेस्ट करने का। और यदि बात करें उनके CAGR की तो उन्होंने अप्रोक्स 12% की CAGR अचीव की अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, जबकि जो नेस्डैक था वो 8% की CAGR ही दे पाया उनके टाइम पीरियड के दौरान। सो इनकी CAGR लगभग 50% ज़्यादा रही अमेरिकन इंडेक्स के कंपैरिजन में। एक बार एक स्पीच देते हुए उन्होंने बोस्टन के कॉलेज कैरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अपने प्रिंसिपल्स बताए कि किन प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए कोई भी इन्वेस्टर एक बेटर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ला सकता है। इनका मानना है कि इन प्रिंसिपल्स का यूज करके कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी अच्छा रिटर्न ला सकता है। इनका पहला प्रिंसिपल जो कहता है कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट टीम नहीं रखनी चाहिए। इसके पीछे वो रीज़न देते हैं कि हमें साल के अंदर एनुअली लगभग 3 से 4 स्टॉक्स ही ऐड करने चाहिए जिनको अंदर हम इन्वेस्ट करें और हमारे पास इतना टाइम ईजिली होता है कि हम वो स्टॉक्स चूज कर सकें खुद से रिसर्च करके। इसके अलावा मेन रीज़न यह भी कहते हैं कि जो कॉम्पिटेंस है 2 मेंबर्स का, 2 ह्यूमंस का, वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से एक मैनेजर होता है, एक एनालिस्ट होता है, दोनों अलग अलग स्टॉक्स को प्रेफरेंस देते हैं और जो एनालिस्ट है उसके स्टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है
अलग अलग कॉम्पिटेंस होने की वजह से। इसलिए ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टीम की हमें ज़रूरत नहीं होती। एक इन्वेस्टर को खुद से रिसर्च करनी चाहिए। ये रिसर्च एक फन पार्ट होता है जॉब का, जो कि मैनेजर को या किसी भी इन्वेस्टर को खुद से ही करनी चाहिए। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रिंसिपल में कहते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप कम से कम 1/3 ऑफ द टाइम रिजेक्ट होगे या गलत स्टॉक्स को चूज करोगे। वो कहते हैं कि यदि मैं भी 10 बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ तो उनमें से 4 बिजनेस ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। सो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हमारे हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज हैं वो हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि जो स्टॉक हम चूज करें हमें उसका प्राइस, कि हम उसे किस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि हम उसको अप्रोक्स 1 PE के अराउंड में, जो प्राइस अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग है, वो उसका 1 हो, उसकी उस वैल्यूएशन के ऊपर हम उस स्टॉक को बाय करें। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रिंसिपल में कहते हैं कि हमें कभी भी एक्सेल का यूज नहीं करना चाहिए। इनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस एक सिंपल है और यदि हमें उसके लिए एक्सेल का यूज करना पड़ रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं है और हमें उस इन्वेस्टमेंट को पास कर देना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल में ये बताते हैं कि हम कितने भी गहरे कुएं के अंदर हों लेकिन हमारे पास हमेशा एक रस्सी होती है कि हम उस कुएं से बाहर आ सकें। इसके अंदर इन डेप्थ ये बता रहे हैं कि यदि किसी बिजनेस के अंदर हमने अच्छे से स्टडी किया है और उसके अंदर इन्वेस्ट किया है और किसी भी रीजन की वजह से कोई क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है या किसी और क्राइसिस की वजह से हमारा वो स्टॉक डाउन आ गया है, तो चाहे वो कितना भी डाउन आ गया हो, चाहे 50, 60, 70% तक, लेकिन हमें उसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, हमें अपने आप पर बिलीफ रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल में पावराय बताते हैं कि हमारा फोकस अर्जुन की तरह होना चाहिए किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने के अंदर। मीन्स यदि हम बिजनेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस सिलेक्ट करते हैं 1 के PE के ऊपर जो ये रिकमेंड कर रहे थे ऊपर, तो उस बिजनेस को सिलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इनका मानना है कि वहाँ पे बहुत सारे कंसर्न हमें देखने को मिलेंगे, कोई छोटे कंसर्न होंगे, कोई बड़े कंसर्न होंगे, लेकिन जब हम उन कंसर्न को क्रॉस करके उस बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर कंसंट्रेट कर पाते हैं तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे और हम एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस एक आगे फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे मल्टी बैगर होने वाला है या बहुत अच्छा आउटकम देने वाला है। तो उन कंसर्न्स के ऊपर से हमें ध्यान हटाते हुए केवल उसके बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि उसका बिजनेस कैसे ग्रो होगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल में पावराय जी कहते हैं कि हमें कोई भी स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि वॉरेन बफेट और जो चार्ली मुंगेर हैं उन्होंने भी नोट किया कि वो जो स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए रिकमेंड करते थे या स्टॉक को शॉर्ट करते थे, वो स्टॉक डाउन जरूर जाता था, लेकिन वो जब इन्वेस्ट करते थे उसमें शॉर्ट करने के लिए वो उनकी टाइमिंग गलत होती थी, तो वो उस टाइमिंग को कभी भी जज नहीं कर पाते थे। इसके अलावा मेन रीजन ये कहते हैं कि यदि हम किसी स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर मैक्सिमम जो है हमारा पैसा जो हम कमा पाते हैं वो है कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा, उससे ज्यादा हम पैसा नहीं बना सकते शॉर्ट करके। लेकिन यदि हमारे साथ बुरा हुआ तो फिर इस हद तक बुरा हो सकता है कि हम बैंकरप्ट हो जाएं शॉर्ट करके, क्योंकि पता नहीं कितने मल्टी टाइम्स हमें पे करना पड़ जाए, कितने टाइम्स वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए और हम बैंकरप्ट तक जा सकते हैं। सो इस वजह से ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है उसको वो रिजेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करने से मना करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि हमें कभी भी लेवरेज का यूज नहीं करना चाहिए। लेवरेज के अंदर ये बताते हैं कि कभी भी खास करके एक लॉन्ग टर्म लेंडर नहीं बनना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म बोरोवर नहीं बनना चाहिए। मीन्स हम कभी उधारी को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देनी चाहिए और कभी उधार हमें कम टाइम के लिए नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि हमें एक सेमलेस क्लोनर बनना चाहिए। ये कहते हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं, स्मार्ट पीपल्स हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज़ हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनको कॉपी करते हुए, उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को कॉपी करते हुए हमें अपनी जो वेल्थ है उसको क्रिएट करना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स के अलावा उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी जिसके अंदर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टाइल्स को डिनोट किया कि कैसे किन किन स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए वो कोई इन्वेस्टिंग करते हैं।
बुक का नाम है ये धन दो इन्वेस्टर, जो कि इन्होंने लॉन्च की थी 2007 के अंदर। इसमें धंधो जो है वो रिप्रेजेंट करता है धन दोए को, DHUN धन है, DOE दोए, और इसका मतलब होता है कि एंडेवर्स दैट क्रिएट वेल्थ, कि वो प्रयत्न जिनसे है वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। इस बुक के अंदर ये फोकस करते हैं कि कैसे हम उन स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं जो लो रिस्क के हों लेकिन हाई रिटर्न्स के हों, जिसके अंदर लॉस का हमें बहुत ही कम रिस्क हो, रिटर्न्स के हमारे चांसेस मल्टीपल्स हो। ऐसे बिजनेसेस को हम कैसे पिक करें और उनमें कैसे इन्वेस्ट करें, ये स्टाइल, ये इन्वेस्टिंग स्टाइल ये बताते हैं अपने धंधो इन्वेस्टर बुक के अंदर। यदि आप चाहते हैं कि मैं धंधो इन्वेस्टर के ऊपर एक समरी भी बनाऊं या उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इसके बाद इन्होंने जो दूसरी बुक लिखी वो है पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्वेस्टिंग। ये बुक है वॉरेन बफेट के मेथड्स के बारे में कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने ये बुक उन आर्टिकल्स से इंस्पायर होते हुए लिखी जो कि पब्लिश हुए थे 2001 से 2003 के बीच में, और उन्होंने उन आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कॉपी भी किया और ये बुक भी पब्लिश की। वॉरेन बफेट से ये इस कदर इंस्पायर्ड थे कि वॉरेन बफेट एक लंच ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, जो कि वो चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं। ये एक 2 घंटे का लंच होता है, और इस पीरियड के दौरान जो बंदा बिड करता है मैक्सिमम, उसको वॉरेन बफेट के साथ लंच करने का मौका मिलता है और उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स या उनकी लाइफ के बारे में कुछ भी जानने का मौका मिलता है। तो इन्होंने 2007 के अंदर $6.5 लाख को पे किया अपने फ्रेंड गाय स्पायर के साथ मिलकर वॉरेन बफेट के लंच के लिए, जिनके बाद ये काफ़ी हेडलाइंस में भी आए थे। इनका मानना था कि वॉरेन बफेट की लर्निंग से उस 2 घंटे के दौरान जो लर्निंग हुई उससे जो आउटकम इन्हें मिला वो उस प्राइस से कहीं ज़्यादा था। अपनी लर्निंग्स के बारे में जो पावराएं हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एक सबसे ज़्यादा अहम लर्निंग जो कि वो थी खुद के असेसमेंट के रिगार्डिंग, जिसे वो कहते हैं इंटरनल यार्ड स्टिक, कि हम खुद को कैसे असेस करें कि हम खुद के लिए ऑनेस्ट हैं, हमारे अच्छे मोरल्स हैं, हमारी इंटीग्रिटी वैल्यू कैसी है, और खुद के साथ हम ट्रूथ कैसे रह सकते हैं। इसके बारे में वो कहते हैं कि मिस्टर बफेट जो वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप दुनिया में एक अच्छे लवर बनना चाहते हैं जिनको एक बुरे लवर के तरीके से जाना जाए, या फिर आप एक बुरे लवर बनना चाहते हैं जिनको एक अच्छा लवर के तरीके से जाना जाए। यदि आपको इस चीज़ का आंसर पता है और आप इसका सही आंसर दे पाते हो, तो वॉरेन बफेट जी का मानना है कि आपके खुद के जो ऑनेस्ट रहने के और इंटीग्रेटेड रहने के और अच्छे मॉरल्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई हैं, वो एक राइट पाथ पर हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर इंटीग्रिटी को देखते हैं और एक बिलीव करते हैं कि कैसे अच्छे मोरल्स एक यूथ के अंदर फील किए जाएं, कल्टीवेट किए जाएं। पावराय के फ्रेंड जो कि स्पायर हैं, जिन्होंने साथ में लंच किया था वॉरेन बफेट के, उन्होंने एक बुक लिखी एजुकेशन ऑफ ए वैल्यू इन्वेस्टर, जिसमें उन्होंने पावराय के और वॉरेन बफेट के बारे में बताया। एक मेन चैप्टर है जिसको टाइटल दिया उन्होंने डूइंग द बिजनेस इन बफेट एंड पावराय वे। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे एक गिवर पर्सनैलिटी हैं इंस्टेड ऑफ टेकर। वो सोसाइटी को कुछ देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुछ लेने से। पावराय के इन्हीं ट्रेड्स के चलते हुए उन्होंने एक दक्षिणा फाउंडेशन है वो स्टार्ट की 2005 में। उनका जो इनिशियल गोल था दक्षिणा फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले वो था कि वो कैसे इंडिया से पॉवर्टी है उसको कम कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर उनकी वेल्थ को इस तरीके से रिसाइकल कर पाएं कि आने वाले टाइम में यदि वो इन्वेस्ट ना भी करें तब भी कंट्रीब्यूशंस चलते रहें, तब भी जो पॉवर्टी है वो कम होती रहे इंडिया की। इसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा आनंद कुमार का, जो कि फाउंडर थे रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के, जिन्हें हम सुपर 30 के नाम से जानते हैं। इनके नाम पर सुपर 30 मूवी भी रिलीज हुई जिसमें रोल किया ऋतिक रोशन ने। सो उनके आर्टिकल के पढ़ करके उनके बारे में जान करके ये आनंद कुमार से मिले और वहाँ पर उन्होंने उनके स्टूडेंट्स जो थे उनकी मदद की
रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, लाइक फोन्स या टैबलेट्स प्रोवाइड करके। और उन्होंने कोशिश की कि वो आनंद कुमार को एक डोनेशंस के थ्रू उनका जो सुपर 30 का प्रोग्राम है उसको नेशनल या एक बड़े लेवल के ऊपर ले जा पाए। लेकिन आनंद कुमार का कहना था कि वो डोनेशंस को लेते ही नहीं है, इस वजह से उन्होंने डोनेशन रिजेक्ट कर दिए। आनंद कुमार के डोनेशंस के रिजेक्ट करने के बाद जब उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए कि वो कैसे जो सोसाइटी है उनके लेस प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं उनको लाना चाहते हैं और पॉवर्टी को कम करना चाह रहे हैं, तो वो एक रिजल्ट के ऊपर आए कि एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जाए जो कि ट्यूटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे जो लेस प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं उनको, और जो एलाइट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हायर लर्निंग वो कर पाएँ, ताकि वो बच्चे जिनको आज वो पढ़ा रहे हैं जो अभी पढ़ नहीं सकते थे उनको उनके सक्सेस होने के बाद वो और बच्चों की मदद करें, डोनेट करके, हेल्प करके अदर सोसाइटी की, इंडिया की, और उससे जो पॉवर्टी को उनका कम करने का जो एम था वो उसके अंदर और ग्रोथ हो पाए और इसी तरीके से वो रिसाइकलिंग भी हो जाए। इसके बाद इन्होंने 2005 के अंदर अपनी वाइफ हरीना कपूर के साथ मिलकर दक्षिणा फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने मोटो रखा कि वो अप्रोक्स 2% उनकी वर्थ का, नेट वर्थ का डोनेट करेंगे हर साल दक्षिणा फाउंडेशन के अंदर, जो कि लगभग $1 मिलियन थे 2005 के टाइम पर। और ये आइडिया उन्हें आया था आनंद कुमार के साथ डिस्कस करके, इसीलिए वो इसका क्रेडिट भी आनंद कुमार को देते हैं, इसीलिए दक्षिणा फाउंडेशन का क्रेडिट वो आनंद कुमार को देते हैं। यदि बात करें हम दक्षिणा फाउंडेशन की, तो ये मदद करती है स्टूडेंट्स को 10th के बाद 11th और 12th के अंदर कोचिंग क्लासेज लेने में, IIT लाइक इंजीनियरिंग टेस्ट्स के लिए और मेडिकल टेस्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप सुनना चाहते हैं इनकी बुक धंधो इन्वेस्टर्स को भी, तो आप कमेंट करें, हम उनकी एक डिटेल्ड समरी या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज आप जिस भी तरीके से सुनना चाहें आप हमें डालें, कमेंट्स में मेंशन करें और हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो डाटा, ताकि हम मिलकर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ।